हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट भी हमारे द्वारा अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से संबंधित जो पार्ट फर्स्ट है उसको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। इसमें देखिए केवल और केवल हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हर एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिखा है जो एग्ज़ाम में एक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो अगर आप पीसीएस बीपीएससी का या फिर यूपी पीसीएस का या फिर आरओ एआरओ का प्री देना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर इस पर विश्वास कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने वही प्रश्न लिखा है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्री के लिए देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम पहला प्रश्न देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। यहाँ पर देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूछा गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। यहाँ पर पूछा गया है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो जो संसद है राज्य सूची के विषय के संबंध में जो कानून है वो बना सकती है। तो देखिए इस प्रकार से पीसीएस प्री में, चाहे आपका बीपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, प्री में ऐसे ही एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल 253 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 253 के तहत जो संसद है, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको याद करना ही पड़ता है और याद होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में आएगा तो हमको याद होना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। तो बिना किसी राज्य की सहमति से जो संसद है वो कानून बना सकती है। मान लीजिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उससे भारत के किसी भाग पर लागू करना है या फिर भारत पर ही, मान लीजिए संपूर्ण भारत पर ही लागू करना है, तो जो संसद है उसे किसी भी राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः वह कानून बना सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है। तो कौन बना सकता है? तो संसद। ठीक है, देखिए संसद जो है, जो संविधान में विषय सूची दी गई है उसके अतिरिक्त भी संसद कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं? यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत जो सदस्य होते हैं उसको अपनी मातृभाषा में बोलने का जो इजाज़त है वो अध्यक्ष जी दे सकते हैं। तो आर्टिकल 120 के ए के तहत दिया जा सकता है। और देखिए आर्टिकल 120 के ए के तहत अगर किसी सदस्य को इजाज़त दिया जाता है तो ही वो अपने मातृभाषा में बोल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना कहलाती है बैठ जाना। देखिए जो अध्यक्ष होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह बोल रहा है तो उसे रोक सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप बोलिए। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं बैठ जाना। अगला प्रश्न है। संसद में शून्यकाल का समय है। यहाँ पर देखिए संसद में आप सभी को पता है 3 सत्र होते हैं। तो यहाँ पर शून्यकाल से पूछा गया है कि शून्यकाल का समय क्या है? तो सुबह 11 से 12 और उसके बाद 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माना जाता है? तो खुद ये हमारे देश की देन माना जाता है। जो शून्यकाल है ये हमारे देश का ही देन माना जाता है। अगला प्रश्न है।
राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न और उत्तर सत्र कहा जाता है। जो शून्यकाल है ये भारत की ही देन है। तो इस प्रकार से देखिए आपको सारे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से देखना है कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाए आप उसको आसानी से कर लें। अगला प्रश्न है, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं दोनों सदनों की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, जो संसद का सदन है, आप सभी को पता है कि दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों का जो संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जा सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो आप सभी को पता है साधारण विधेयक जब कानून बनाना होता है तभी दोनों की संयुक्त बैठक होती है। और कौन बैठक को संचालित करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? तो दोनों में से संसद के एक पटल पर। ठीक है, चाहे लोकसभा पे चाहे राज्यसभा पे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया है और ना ही कोई कर लगा सकता है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? यहाँ पर किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 265 के तहत ना ही कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? तो 266 आर्टिकल के तहत भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने का नियंत्रण संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में जमा होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से जो भी चीज़ें हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर बताया है आप सभी को। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 और 4 भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और साथ ही साथ आप अपने यार दोस्त मित्र को वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और देखिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें यह है कि आप देखिए वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं बिल्कुल याद हो जाएगी। और एग्जाम में देखिए जो याद रहता है वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तभी हम प्रश्नों को कर पाते हैं। तो अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ या फिर बीपीएससी का प्री दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये मैंने प्रीवियस ईयर का जो पीवाईक्यू है वहाँ उन सारों को एक जगह करके आप सभी को यहाँ पर बताया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।